नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से की बात, अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए दी बधाई। कहा, मेरी आवाज में 140 करोड़ भारतीयों का उत्साह। शुभांशु बोले, पीएम के नेतृत्व में भारत कर रहा है अपने सपनों को पूरा। पीएम मोदी ने किया जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ। संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलने का आह्वान। जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता समेत 9 संकल्पों पर काम करने की दोहराई अपील। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर भाजपा का हमला जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं नासूर। संविधान निर्माताओं की सोच के साथ हुआ विश्वासघात। कोलकाता दुष्कर्म मामले में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। भाजपा ने किया 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई। दिल्ली में छिपे 18 बांग्लादेशी गिरफ्तार। असम की हेमंत सरकार आधार कार्ड बनाने के लिए लागू करेगी नया नियम। जिला आयुक्त की मंजूरी के बिना नहीं बन पाएंगे वयस्कों के आधार कार्ड। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी अंतरिक्ष यात्रा को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य के लिए अहम बताया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। देश के इस बेटे को सभी देशवासियों की तरफ से शुभकामना और शाबाशी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। पीएम ने उनका हालचाल पूछा और इस उपलब्धि को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला खुश और भावुक दिखाई दिए। पीएम को बताया कि अंतरिक्ष से हमारा भारत बेहद विशाल नजर आता है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में आज देश नई संभावनाओं के द्वार खुलते देख रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीएम को बताया कि वो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन 7 अनूठे प्रयोग अंतरिक्ष में कर रहे हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की आगामी परियोजनाओं में बहुत काम आएंगे। आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है
तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा, और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा हैं। ये इसरो, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और स्पेसएक्स का संयुक्त मिशन है। 28 घंटे लंबी उड़ान के बाद मिशन गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उतरा था। 14 दिन के इस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी का एक अंतरिक्ष यात्री शामिल है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसरो द्वारा आगामी गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला यह पहला पूर्णतः भारतीय मिशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। पीएम ने इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और आचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। महान जैन आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज का जन्म शताब्दी समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में भव्य समारोह को संबोधित किया और इसके साथ ही वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हुआ। साल भर चलने वाले इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन और परंपरा का संदेश आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और जैन आचार्य के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में प्रधानमंत्री को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से भी विभूषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानव कल्याण, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जैन संप्रदाय ने यह उपाधि प्रदान की। हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है, और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन करने जैसे प्रयासों का भी खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत को सेवा और मानवता प्रधान देश बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। भारतीय दर्शन के स्रोत हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, संत और आचार्य हैं और आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी। मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों से 9 संकल्पों पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। पानी बचाना, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल, देश का दर्शन, प्राकृतिक खेती, स्वस्थ जीवन शैली, योग और खेल के साथ साथ गरीब की मदद इन 9 संकल्पों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के प्रति सरकार के सेवा भाव और समर्पण को एक बार फिर दोहराया। भारत सेवा प्रधान देश है, भारत मानवता प्रधान देश है। दुनिया में जब हजारों वर्षों तक
हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने दुनिया को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। जैन आचार्य प्रज्ञ सागर ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया। प्रज्ञ महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं, अहिंसावादियों के बीच हूं, और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। जैन आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन पर सैकड़ों पुस्तकों की रचना की और उन्होंने प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन मुनि विद्यानंद जी के शताब्दी समारोह से देश और समाज को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का बोध तो होगा ही, साथ ही साथ सद्भाव पूर्वक राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा भी मिलेगी। अश्विनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर एक बार फिर जोरदार बहस शुरू हो गई है। एक और भाजपा जहां कांग्रेस को घेर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपना बचाव करती नजर आ रही है। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान किए गए बदलावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के जरिए संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को बरकरार रखने पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा इस मुद्दे पर मुखर होकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी तत्कालीन सरकार के फैसले के बचाव में उतर आई है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान किए गए बदलावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की आत्मा से धोखा और भारतीय सभ्यता के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधकारमय काल में हुआ, जब लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित थे और न्याय व्यवस्था तक पहुंच संभव नहीं थी। Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, adding words socialist, secular and integrity. वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में अपना पक्ष रख रही है। कांग्रेस ने तो संविधान में संशोधन जो उस समय किया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। धर्मनिरपेक्ष ये भारत की मूल संस्कृति और विचार के खिलाफ। इन्हें एक बात और कही, समाजवाद, अरे हम हैं, हमारे ऋषियों का आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम देखो। हमारे ऋषियों का एकम सद विप्रा बहुधा बलंती, शब्द एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। कोई किसी रास्ते जाओ, अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। समाजवाद के मायने पता है ना क्या है? समाजवाद का मायने है कि समाज के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को समान अधिकार हों। ये समाजवाद है। ये मनुवाद लाना चाहते हैं। ये 90% 90 बनाम 10% करना चाहते हैं और उसी के ऊपर ये लगे हुए हैं कि 90% के ऊपर 10% लोग राज करें।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अखबार की पुरानी खबर की कटिंग शेयर की है। इसी के साथ उन्होंने लिखा, इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की आत्मा को फिर से लिखने की कोशिश की। ये कोई अफवाह नहीं है। यहाँ 30 दिसंबर 1975 का टाइम्स ऑफ इंडिया का मूल फ्रंट पेज है, जो उनकी सत्तावादी महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। भारत के लोगों और हमारी लोकतांत्रिक भावना को धन्यवाद। हम कांग्रेस के अधीन एक पूर्ण तानाशाही से बाल बाल बच गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अखबार की कटिंग साझा करते हुए एक्स पर लिखा, खौफनाक लेकिन सच है। यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में पराजित नहीं होती तो भारत उनके पूर्ण आदेश और नियंत्रण में तानाशाही बनने के करीब था, जिसमें एक दलीय व्यवस्था थी जिसका नेतृत्व निर्विरोध नेता के रूप में उनके पास होता। जो लोग अब अपनी लाल किताब लहराते हैं, उन्हें हमारे संविधान पर एक नया दृष्टिकोण, कुछ सुझाव नामक दस्तावेज की याद दिलानी चाहिए, जिसे कांग्रेस ने 1975 में बनाया था। शायद भारत के संविधान और हमारे मजबूत संसदीय लोकतंत्र को महत्वहीन बनाना उनकी पार्टी के डीएनए में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। संविधान हत्या दिवस के मौके पर शनिवार को दिल्ली विधानसभा द्वारा आपातकाल एट 50 नाम से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया समेत कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय लोकतंत्र और संविधान के इस सबसे अंधकारमय युग पर विचार गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद से ही इस पार्टी की भारत के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिस मानसिकता की वजह से देश में आपातकाल लगाया गया वो आज भी जिंदा है। Emergency was the cumulative outcome of the dubious legacy of the Congress party right from the day it was born on the 28th of December 1885. आरंभ से ही इसके संस्कार में न भारत के प्रति श्रद्धा थी, न भारत के मातृभूमि के प्रति कोई समर्पण की भावना, न ही भारत के प्रति कोई त्याग। That mentality which culminated in emergency is still alive. It is alive in the form of the subjugation to the dynasty, alive in the form of Hippocratic flaunting of that constitution book जो आपको दिखाई जा रही है, and alive in the form of underplaying inconvenient truths and overplaying convenient half truths. वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत में मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण उपभोग में सुधार, निरंतर निवेश गतिविधि और शुद्ध निर्यात में सकारात्मक बदलाव ने अर्थव्यवस्था की मजबूती को बनाए रखा, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में दी। और क्या कुछ खास रहा अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनावों और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में विकास को बढ़ावा मिला है, जो ये दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा मई 2025 के अनुसार भारत की आर्थिक गति लगातार मजबूत हो रही है। वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% रहेगी। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में नीतियां सक्षम रही हैं। ई-वे बिल सृजन, ईंधन खपत और PMI सूचकांक में आर्थिक गतिविधि के बेहतर संकेत हैं। मई 2025 में औद्योगिक, सेवा और कृषि क्षेत्रों ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। खुदरा मुद्रास्फीति में लगातार 7वें महीने गिरावट जारी है। मई 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 2.8%, जो फरवरी 2019 के बाद सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। अच्छे कृषि उत्पादन और सकारात्मक मानसून पूर्वानुमान का समर्थन मिला है। ग्रामीण मांग से सुधार के साथ शहरी खपत में भी तेजी दर्ज की गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है। 13 जून 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 699 अरब अमेरिकी डॉलर था। दूसरी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपया में सीमित उतार चढ़ाव देखने को मिला है।
मई 2025 में भारत के कुल निर्यात में 2.8% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। टैरिफ अनिश्चितताओं और कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थितियों के बीच बेहतर निर्यात हुआ है। UNCTAD के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में FDI प्रवाह का सबसे बड़ा केंद्र है। मई 2025 में भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में स्थिरता दर्ज की गई। PMI के रोजगार उपसूचकांक में भी मजबूती दर्ज की गई है। EPFO के शुद्ध पेरोल जोड़ में वृद्धि नौकरियों के सृजन का संकेत मिला है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, जिसका श्रेय मजबूत घरेलू मांग, घटती मुद्रास्फीति, लचीले बाहरी क्षेत्र और स्थिर रोजगार स्थिति को जाता है। हालांकि वैश्विक वृद्धि अभी भी कई बाधाओं का सामना कर रही है, जिनमें व्यापारिक तनाव, नीतिगत अनिश्चितताएं और भू राजनीतिक संघर्ष शामिल हैं, लेकिन विश्व में भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। जहां 2015 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% था, तो वहीं 2025 में ये बढ़कर 64.3% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 94 करोड़ से अधिक लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुनिया में सबसे तेज सामाजिक सुरक्षा विस्तार में से एक है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे अंत्योदय की दिशा में बड़ा कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत की जन केंद्रित नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। भारत में ई-श्रम पोर्टल के तहत 30 करोड़ 91 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। 51 करोड़ 6 लाख से अधिक लोग PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत, 23 करोड़ 64 लाख लोग PM जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत और 51 लाख 35 हजार से अधिक श्रमिक PM श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाने का लक्ष्य है। साथ ही PM आवास योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट F. होंगबो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा और भारत की जन केंद्रित नीतियों की प्रशंसा की। A regional forum on responsible business practices for inclusive and sustainable society brought forward very concretely and now 10 well-documented case studies on how we expand social justice through the business, the responsible business practices, in addition for moving the social protection coverage for barely 25% to 64%. केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश का हर क्षेत्र विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण को भी नया आयाम मिला है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। DD न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन 11 वर्षों में कनेक्टिविटी, ढांचागत संरचना विकास एवं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में पिछले 11 वर्षों में सेवा और सुशासन का काल कायम हुआ है। किस तरीके से ये काल और ये कालखंड चला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। किस तरीके से इन 11 वर्षों के कार्यकाल को आप देखते हैं गिरिराज जी? 1971 में आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी नहीं मिटा। नरेंद्र मोदी की सरकार और यूपीए की सरकार को अगर तुलना करें, 10 साल यूपीए की सरकार और नरेंद्र मोदी की NDA सरकार, वो विवादों में घिरा रहा, भ्रष्टाचार में घिरा रहा, 2G 3G क्या जी वो जी सब लगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उम्मीदों से घिरी हुई है। मोदी जी ने लगभग 5 करोड़ घरों को केवल घर दिया, देश में लाखों घरों को, करोड़ों घरों को, बेघरों को बिजली दिया, 12 करोड़ से ऊपर शौचालय दिया, शौचालय ही नहीं दिया, पानी दिया, पानी ही नहीं दिया, उसमें गैस का चूल्हा भी दिया, अनाज भी दिया, इलाज के लिए
5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। दुनिया में भी भारत का डंका बज रहा है, वो कैसे 11 वर्षों में आप देखते हैं? आज भारत 11वें नंबर आर्थिक पायदान से चौथे नंबर पर पहुंच रहा। ये चौथे नंबर केवल नहीं है, दुनिया के जीडीपी में 2.4% का योगदान था, आज लगभग 3.7 का है। एक तरफ, दूसरे तरफ जब हम आए थे 2014 में, तो जो विदेशी मुद्रा कोष था वो मेरा 250 था, आज 700 बिलियन डॉलर का है। स्टार्टअप नाम की कोई चीज नहीं थी, आज देश में 1,70,000 स्टार्टअप हो गए, 125 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो गए, 2500 लाख लोगों को रोजगार दिया। आज जो विदेश में हैं वो कहते हैं लोग मुझे अब सम्मान की नज़र से देखते हैं, पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। तो ये नरेंद्र मोदी की ताकत है और उस ताकत को पूरे दुनिया ने पिछले 11 वर्षों में देखा है कि जिस तरीके से भारत में बहुआयामी विकास हुआ है और हर क्षेत्रों में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सामाजिक समरसता तक की बात करें, हर क्षेत्र में बदलाव आया और उसी का परिणाम है कि आज देश में ही नहीं दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी एक तरीके से पहचान है और भारत दुनिया में अब विश्व गुरु की राह पर बनने को तैयार है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बारगढ़ ओडिशा की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा केंद्र है और डबल इंजन की सरकार बारगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा के बारगढ़ जिले में हुए गरीब कल्याण विकास समग्र कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और इस कार्यक्रम से लोगों में काफी उत्साह है। आज एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, गरीब कल्याण समावेश किया गया। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की लोकाभिमुखी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए यहाँ की धान खरीदी, यहाँ की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की विकास, यहाँ की लक्ष्यपति दीदी, यहाँ की पिछड़े वर्गों को राज्यों में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था, ये सब विस्तार से चर्चा हुई। लोगों के अंदर काफी उत्साह है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य एवं जनजातीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को काजा में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने काजा में प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंग और अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र जैसी कई कल्याणकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उनके साथ इस कार्यक्रम में मंडी सांसद कंगना रनौत और स्थानीय विधायक अनुराधा राणा भी मौजूद रहीं। ये परियोजनाएं न केवल युवाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित करेंगी बल्कि इस दुर्गम जनजातीय क्षेत्र में खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का स्थानीय जनता ने परंपरागत रीति से स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि तांबा से आगे सड़क की खस्ताहाल स्थिति के मद्देनजर इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ होगा। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले कुछ वर्षों में शिमला से रामपुर होते हुए किन्नौर, लाहौल स्पीति तक सभी मुख्य सड़कें डबल लेन की जाएंगी। इससे लोगों के जीवन स्तर में भी तेजी से सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पीति में होम स्टे कॉन्सेप्ट की भी सराहना करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। केंद्रीय मंत्री और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को गुना में डाक विभाग द्वारा आयोजित सुकन्या समृद्धि योजना पासबुक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सिंधिया ने अपने निजी राशि से गुना संसदीय क्षेत्र की 886 बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए और पासबुक बच्चियों के परिजनों को वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि मातृशक्ति के कारण ही मनुष्य का अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि आज नारियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वो अपना भविष्य खुद तय कर सकें।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आज देश भर में 3 करोड़ 60 लाख खाते खोले जा चुके हैं। आज इन खातों में 2 लाख करोड़ की राशि जमा है। वहीं गुना संसदीय क्षेत्र में अब तक 30,000 खाते खुल चुके हैं। कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी में लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में आयोजित राइजिंग ईस्ट 2025 उद्यमी सम्मेलन में भारत के औद्योगिक भविष्य और लघु उद्योगों की भूमिका को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल ने विशेष रूप से भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की ऐतिहासिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब कार का हैंडल बदलने के लिए भी संयुक्त सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी। हमने हमारी संस्कृति और हमारी विरासत इस पे कभी एक लंबे समय तक 200 साल के एक बड़े कालखंड तक उस पे गौरव करना नहीं सीखा। पहले अंग्रेजों के कारण 1947 के बाद में कांग्रेस की नीतियों के कारण लोग कहते हैं कि अगर कार के हैंडल का डिजाइन भी बदलना हो तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी का अप्रूवल लगता था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के विकास का श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को दिया और कहा कि 2014 के बाद रेलवे का बजट 24,000 करोड़ से बढ़ाकर आज 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। देश को 1947 के बाद में पहली प्रायोरिटी रेलवे रखनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें रेलवे को इग्नोर किया। 2014 में आते ही मोदी जी ने सबसे पहला फैसला लिया, रेलवे के बजट को रेलवे के साथ जनरल बजट के साथ जोड़ा और अब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इन 11 वर्षों में करीब 35,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज का युग इंडस्ट्री 4.0 का है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें उद्योग की दिशा तय कर रही हैं। ये शायद इंडस्ट्री 4.0 का ही एक जमाना है। ये इंडस्ट्री 1.0 कब आया? जब इस संसार में स्टीम के इंजन का आविष्कार हुआ। और इंडस्ट्री 2.0 तब आया जब इस संसार में बिजली का आविष्कार हुआ। और इंडस्ट्री 3.0 तब आया जब इस संसार में कंप्यूटर का आविष्कार। अब इंडस्ट्री 4.0 है और इस इंडस्ट्री 4.0 में आप जानते ही हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, चैट जीपीटी। इनके बिना अपन रह नहीं सकते। ये हमारे लिए चुनौती भी है और अवसर भी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सतरागाछी स्टेशन से वर्चुअल माध्यम के जरिए पुरुलिया से हावड़ा तक चलने वाली एक मेमू सेवा को हरी झंडी दिखाई। ये रेल सेवा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग जैसे पुरुलिया और बांकुरा को पूर्वी वर्धमान और हुगली के माध्यम से कोलकाता से जोड़ेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव ने साल 2014 के बाद रेलवे में हुए विकास कार्यों के बारे में बात की। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली है, रेलवे उनका हमेशा से एक फोकस रहा है। कैसे रेलवे में एक परिवर्तन आए, कैसे रेलवे का विस्तार हो, नए स्टेशन बने, नई पटरियां बने, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स आए, वो सब मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है। बंगाल को 2009 से 2014 में मात्र 4,380 करोड़ रुपए मिलते थे। इतने बड़े प्रदेश में 4,300 करोड़ से क्या काम होगा? मोदी जी ने आके इसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया। आज करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए बंगाल को मिल रहे हैं। 14,000 करोड़ रुपए।
महिलाओं के खिलाफ जब भी हिंसा होती है, दुष्कर्म होता है, तब सवाल समाज पर भी उठते हैं, लेकिन जवाबदेही राज्य की बनती है क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब एक बार फिर एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मौन हैं। उनके नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं, जो इस सवाल को और महत्वपूर्ण बनाता है कि क्या देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें थम नहीं रहीं और ये विडंबना ही है कि जहां कानून की रक्षा करने वालों को तैयार किया जाता है, दक्षिण कोलकाता के उसी लॉ कॉलेज में 25 जून को कानून की हत्या करने की घटना घटित हुई। एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने मानवता को शर्मसार कर दिया। इसे लेकर प्रदेश भाजपा ने शनिवार को महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर कोलकाता की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी के साथ साथ इस्तीफे की मांग की है। सभी टीएमसी से रिलेटेड है। कब आप फोटो कैसे डिलीट करेंगे? सोशल मीडिया में फोटो है, आप डिलीट नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी के साथ फोटो है जो दर्शाता है कि दे आर एसोसिएटेड विद टीएमसी। तो टीएमसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में ऐसे नेक्सस बन चुका है, ऐसी चीजें हो रही है। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है, ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? ममता जी को तुरंत आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सफाई नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो माफी भी दे और इस्तीफा की पेशकश करे। इस घटना को लेकर अन्य दल भी टीएमसी के राज में अपराधियों को मिली छूट को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। Law and order in Bengal has been deteriorating from bad to worse. Virtually a semblance of anarchy has been descended in Bengal, as a result of which even in the law college hostel when girl students had been gang raped. टीएमसी के राज में टीएमसी की पेट्रनेज के कारण संरक्षण देते हैं बलात्कारियों को, और इसके कारण यहाँ पहले आरजी कौर मेडिकल में हुआ था, उसमें टीएमसी की सरकार ने पूरी ताकत लगाकर वो पूरा जो साजिश था उस रेप के पीछे उसको छिपाने का काम किया। और अभी लॉ कैंपस में जो बलात्कारियों का नाम आया उसमें सीधा सीधा टीएमसी का स्टूडेंट लीडर रहा है। तो ये टीएमसी का कल्चर है और ये टीएमसी के कारण ही आज बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मसले पर एक समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव देव, मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। ये समिति घटनास्थल का दौरा कर पूरी स्थिति की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। 25 जून को कोलकाता के कस्बा स्थित लॉ कॉलेज में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत में पुलिस ने शुक्रवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। शनिवार को लॉ कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद कुल 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी मोनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र और छात्र संघ का नेता रहा है। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली गवर्निंग काउंसिल की सिफारिश पर मोनोजीत को कॉलेज में नौकरी दी गई थी। अन्य 2 आरोपी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट तथा दिए गए बयान में हैवानियत की पुष्टि हुई है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, फॉरेंसिक जांच आदि मामले से जुड़े तमाम साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारण होगा कि पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपियों को क्या सजा दिला पाती है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता के कस्बा लॉ कॉलेज दुष्कर्म मामले को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार को शनिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
प्रदर्शन के दौरान उन्हें कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले जाया गया। पुलिस की ओर से पीआर बॉन्ड के आधार पर रिहाई की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। रविवार को कोर्ट में पेश किए जाने तक वो पुलिस हिरासत में रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 21,000 से ज्यादा सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से राज्य में कानून का राज है और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में नवनियुक्त 21,393 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। अब बिहार पुलिस में 2,29,000 लोग होंगे। जरूरत होगी तो और ज्यादा लोगों को बहाल किया जाएगा। तो इस बार जो हुआ 21,391 सिपाहियों की सीधी बहाली का काम पूरा हो गया है। तो ये तो खुशी की बात है कि इनकी हो गई है। इसमें इन्होंने ये भी कर दिया है कि कुल मिलाकर के इन लोगों के लिए और लोगों की संख्या होने वाली है और ये अगले बार जो है ये कुल मिलाकर के इसमें से जो हमने कहा 19,838 ये तो इतना हो गया है। 23,391 आप सबका स्वागत है। तो अब फिर अगली बार भी 19,838 ये लोग कर रहे हैं। जगह जगह हर जगह लोगों की भर्ती होनी चाहिए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में ही बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि महिला सिपाही पूरे समर्पण और निष्ठा से काम कर रही हैं और उनके योगदान की वे सराहना करते हैं। महिला के लिए भी जो हमने आपको बताया कि 13 में कर दिया कि 35%, तो उन लोगों की संख्या कितनी हुई और दोनों मिलाकर के महिला के साथ और सब लोगों का बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या हो गई थी 1,10,000। तो हम फिर 1,10,000 हुआ तो एक मीटिंग में ही हमने कहा कि भाई ये ठीक है, पहले तो मात्र 42,481 था, अब संख्या हो गई है 1,10,000, तो अभी हम लोगों को और बढ़ाना है। इस मौके पर सभी नवनियुक्त सिपाहियों ने आजीवन शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली। वहीं सभी सिपाहियों को बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में अपनी भूमिका निभाने की भी शपथ दिलाई गई। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पुलिस जनसंख्या अनुपात को बेहतर बनाया जाए ताकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। नए सिपाहियों की नियुक्ति से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी। इस बार की बहाली में बड़ी संख्या में महिला सिपाही भी बहाल हुई हैं। इन महिला सिपाहियों की मदद से महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार के इन कदमों से पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी और आम नागरिकों की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने आधुनिक तकनीक की ओर एक और कदम बढ़ाया है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग हुई। ये ई वोटिंग आज बिहार की नगरपालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए हुई। बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि ई वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,157 है, जिसमें प्राथमिक रूप से वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं एवं प्रवासी मजदूर मतदाता शामिल हैं। पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, गया, बक्सर, बांका, सारण और सिवान की नगरपालिकाओं में हो रहे इन चुनावों में सबसे ज्यादा पंजीकरण बक्सर से हुआ है। ई वोटिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ रणनीति और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की थी।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित भामाशाह पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया है तो ये लोग अब जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे जैसे नारे को दोहराया। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे, आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। देश के विभिन्न राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि अब राज्य में वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों द्वारा ही जारी किया जाएगा। इससे भविष्य में घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सीमावर्ती राज्यों से लेकर देश की राजधानी तक हर ओर घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस तो भेजा ही जा रहा है, साथ ही भविष्य में घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। घुसपैठ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असम में ये मुद्दा एक बड़ी चुनौती बन गया है। असम में घुसपैठियों की वजह से जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए हैं, जिसने यहाँ के सामाजिक आर्थिक समीकरण के साथ साथ राजनीतिक समीकरण को भी असंतुलित कर दिया है। यही वजह है कि संवेदनशील मुद्दे को लेकर असम सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। असम में अवैध अप्रवासी आधार कार्ड प्राप्त न कर सके, इसके लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि अब राज्य में वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों द्वारा ही जारी किए जाएंगे। अभी आधार केंद्र में जाकर कार्ड बनाए जा सकते हैं, जिसमें किसी अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य नहीं है। अब नया नियम राज्य में सुरक्षा कड़ी करने और घुसपैठ को रोकने में काफी मददगार साबित होगा। आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसे जल्द ही औपचारिकता पूरी कर धरातल पर उतारा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आधार जारी करने के नियमों को कड़ा करने का निर्णय राज्य सरकार के अपने जनसांख्यिकी प्रोफाइल के सुरक्षा के प्रयासों में सहायक होगा। असम सरकार में कैबिनेट बैठक में ये चर्चा हुए थे कि आधार कार्ड हम एडल्ट सिटीजन को अभी आगे देने का जो नियम है, इसको थोड़ा हम लोग टाइट बनाना चाहता हूं। बांग्लादेश से जो लोग आते हैं भारत और असम में, नॉर्मली ये लोग एडल्ट होते हैं। हमारा जितना आधार का कवरेज है ऑलरेडी हम लोग 100% अचीव कर चुका हो, तो इसीलिए अगर कोई नया एडल्ट व्यक्ति आधार मांगे तो हम इसको पूरा थॉरो इंक्वायरी करना चाहता हूं और डीसी को ही अधिकार होगा उनको आधार देने का। ऐसा एक नियम परिवर्तन का बारे में आज हम लोग चर्चा किया हो और मेरा लगता है कि ऐसा अगर नियम बन जाते हैं तो बांग्लादेश से आते हुए फॉरेनर्स को आधार कार्ड लेना मुश्किल हो जाएगा। सीमाओं पर तो घुसपैठ की रोकथाम की कवायद चल ही रही है, साथ ही देश के अंदर घुस चुके अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में विदेशी नागरिक सेल की छापेमारी के दौरान 18 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जो कई इलाकों में बिना किसी पहचान पत्र के गुप्त रूप से रह रहे थे। छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 7 स्मार्टफोन जब्त किए गए, जिनमें प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल पाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस ऐप का उपयोग वे बांग्लादेश में अपने परिजनों से संपर्क बनाए रखने के लिए कर रहे थे। अधिकारियों ने तत्काल कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और वर्तमान में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय दिल्ली के समन्वय में इन नागरिकों के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि ये शुरू से ही स्पष्ट था कि भारत को रोकने और मनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। पाकिस्तान को लेकर पहले दिन से ही भारत का रुख स्पष्ट था। India-Pakistan is concerned, it was clear from the very start that India did not need persuading to stop. We signaled from the very first day that we were not interested in a protracted conflict or in starting a war. What we were interested in was retribution against terrorists, and we only hit terrorist camps, terrorist facilities, terrorist bases. And from our point of view, that was it. We said, if Pakistan chooses not to retaliate, it's over, we are done. They did retaliate indiscriminately, we had to hit them back. And our message every day was, you hit, we hit back. If you stop, we stop. No one needed to persuade India to stop. That's what the Prime Minister has also said. On the other hand, perhaps Pakistan needed persuasion. We don't know what the Americans may have said to the Pakistanis. So if the Pakistanis feel that they stopped, the Americans wanted them to, good for them. I mean, that's not a problem for us. शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को योग, आयुर्वेद और ध्यान की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारत के महावाणिज्य दूतावास में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के सफल आयोजन का भी जश्न मनाया गया। इसमें शामिल हुए भारतीय प्रवासियों के साथ साथ स्थानीय समुदायों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा का दुनिया में तेजी से प्रसार हो रहा है। आयुर्वेद, योग, ध्यान और भारत की अद्वितीय समग्र चिकित्सा विरासत और नवाचारों का जश्न मनाने के लिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगोलिया में उलानबटोर के पास 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 शनिवार को संपन्न हो गया। यह अभ्यास 14 जून से शुरू हुआ था। इस अभ्यास में भारत समेत कुल 24 देशों के सैनिकों ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देना, मानवीय सहायता की समन्वय प्रक्रिया को मजबूत करना और अंतर संचालनीयता को विकसित करना है। भारतीय सेना की टुकड़ी ने भी अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर फील्ड ट्रेनिंग गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गोधरा में श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही अहमदाबाद में बावला तालुका के अदरोड़ा गांव में सरकारी अस्पताल, एडीसी बैंक, सेवा सहकारी मंडली, गोदाम एवं सामुदायिक भवन आदि का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फांगली गांव में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने गुजरात के साणंद में GIDC कॉलोनी द्वारा नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया और पार्क में बनाए गए सिंदूर वन में पौधारोपण किया। ओडिशा का पुरी शहर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्से भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। 27 जून से शुरू हुई ये यात्रा 8 जुलाई तक चलेगी। पुरी में रथ यात्रा शुरू होने के एक दिन बाद शनिवार को भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ अपने गंतव्य गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। गुंडीचा मंदिर को देवताओं की मौसी का घर माना जाता है, जो हर साल जगन्नाथ मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर से 2.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शनिवार को भारी बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु उत्साह के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सुबह 10 बजे से भक्तों ने तीनों रथों को खींचना शुरू किया। भगवान बलभद्र का रथ सुबह 11:20 पर, देवी सुभद्रा का रथ दोपहर 12:20 पर और भगवान जगन्नाथ का रथ दोपहर 1:11 पर गुंडीचा मंदिर पहुंचा। गुंडीचा मंदिर में भगवान 9 दिन तक विराजेंगे। उद्योगपति गौतम अडानी परिवार के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पत्नी प्रीति अडानी के साथ इस्कॉन किचन में प्रसाद सेवा के तहत तीर्थयात्रियों को भोजन वितरित किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा का पहला चरण
भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हो चुका है। तीनों भगवान भव्य रथों, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन पर सवार होकर श्रद्धा के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां वो वर्ष में एक बार अपनी मौसी मां से मिलने और विश्राम के लिए आते हैं। गुंडीचा मंदिर तक भगवान के रथों को खींचते हुए लाखों भक्तों ने जिस श्रद्धा और समर्पण से इस यात्रा में भाग लिया, वो दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। श्रद्धालुओं ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ के रथ को माता गुंडीचा के मंदिर तक खींचकर जो संतोष मिला है, वो अद्भुत और अविस्मरणीय है। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में हम अभी हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो कि शुक्रवार शाम में शुरू हुई थी, आज यहाँ अपनी मौसी माँ के यहाँ भगवान जगन्नाथ आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उनके भाई बालभद्र और इसके बाद माता सुभद्रा, और वहाँ जो आप देख रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ का रथ है। और ये है माता गुंडीचा देवी का मंदिर, जहाँ पर भगवान कल दोपहर बाद अपनी जगह पर पहुंचेंगे। और अब कहा जा रहा है कि कल तक भगवान जी की जो भी भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना या नीतियां यहाँ पर की जा रही हैं, वो रथ पर ही होंगी। सभी नीतियों का पालन करते हुए कल जो यात्रा शुरू हुई वो आज संपन्न हुई। माता गुंडीचा के मंदिर के पास तीनों के तीनों रथ आ चुके हैं और तीनों भगवान उस पर विराजमान हैं। और भगवान के जो लक्षाधिक जो श्रद्धालु हैं, वो सभी भगवान के अलौकिक दर्शन उनको प्राप्त हो रहे हैं। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, भक्ति पूरा वातावरण है। हम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं, बहुत तकलीफ हुआ पर आनंद मिला दर्शन करने का, बहुत आनंद मिला। तो रविवार दोपहर बाद भगवान अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे, जिसे मौसी माँ माता गुंडीचा का मंदिर भी कहते हैं। और 5 जुलाई को यहाँ से जो वापसी यात्रा है भगवान जगन्नाथ की, वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, देखिए सारी पूजा अर्चना हो रही है। आप देखिए ये माता सुभद्रा हैं जिनके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। ये माता सुभद्रा अभी पूरा कितना सुंदर अलौकिक श्रृंगार है माता का। आप देखिए पूरा पहाड़ी श्रृंगार माँ ने किया हुआ है। सफ़ेद रंग की माँ ने साड़ी पहनी हुई है, मुकुट विराजमान है। और अभी देखिए अभी माँ के फिर से नीतियाँ शुरू हो रही हैं। ये नीले और लाल रंग की साड़ी माता सुभद्रा के लिए आई है, जो उनको पहनाई जा रही है। भगवान जगन्नाथ को भी आप देखिए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। पीले रंग की सुंदर पोशाक भगवान को पहनाई गई है, पीले और गुलाबी रंग की। अलौकिक लग रहा है इस वक्त भगवान का ये स्वरूप, आपकी नजरें नहीं हटेंगी, इतने सुंदर भगवान जगन्नाथ लग रहे हैं। अब ये रथ जब यहाँ पहुँच चुका है माता गुंडीचा के मंदिर पर, तो कल दोपहर तक यानी रविवार दोपहर बाद ये माता गुंडीचा के मंदिर में प्रवेश करेंगे। तब तक भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, भगवान बालभद्र अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो दूर दूर से देश विदेश से आए हैं, उनको दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, पुरी। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में हूल दिवस का आयोजन किया गया। ये विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल संथाल जनजाति के अमर बलिदानियों को समर्पित था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि हूल दिवस के मौके पर संथाल जनजाति के उन अमर बलिदानियों को याद किया जाता है, जिन्होंने झारखंड के आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस दिन 400 गाँव के 50,000 से अधिक लोगों ने भोलनाडीह गांव पहुंचकर जंग का ऐलान कर दिया था। ये दिन संथाल समुदाय के वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथा और बलिदान को याद करने का अवसर प्रदान करता है। हमारा जो पुरखे हैं, हमारे जो वीर हैं, हमको जो प्रेरणा दिया है, जो लड़ाई लड़के आज ये प्रेरणा का स्रोत है, इसको हम भूले नहीं। इसको हम बीच बीच में साल में आप कहीं ना कहीं कितना ही जगह में उनको कितना भी हम श्रद्धांजलि दें, कितना भी उनके बारे में भाषण करें, ये पूरा नहीं होगा। तो इसको हमको करते ही रहना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।